नमस्कार बच्चों, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूं। बच्चों, आज की वीडियो में लेकर आई हूं मैं प्रश्नोत्तर का खास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत हमने जो टॉपिक पहले पढ़ा है उसके प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने न्याय टॉपिक पढ़ा है और न्याय के अंतर्गत हम लोगों ने यूनानी राजनीतिक विचारकों में प्लेटो और अरस्तु के विचार जाने। मध्यकालीन अवधारणा में हम लोगों ने संत ऑगस्टाइन और एक्विनास के न्याय संबंधों की चर्चा की। तत्पश्चात आधुनिक न्याय अवधारणा में जॉन रॉल्स के साथ में डेविड ह्यूम, J.S. मिल और बेंथम के उपयोगितावादी संबंधी विचारों को जाना। तो इन प्रश्नों को किसी प्रकार से हल करने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, ऐसी आशा और पूरी उम्मीद है। यदि आपने इस वीडियो से पहले मेरे न्याय संबंधी टॉपिक के जो भी वीडियोस हैं अगर नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा, क्योंकि आप लोग यदि मेरे न्याय टॉपिक्स के पहले के सारे वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को ये प्रश्न सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्नोत्तरी प्रक्रिया का भाग बनने से पहले मैं आप लोगों से एक जिक्र करना चाहूँगी। आप लोगों में कक्षा 12th में एग्जाम के लिहाज से प्रश्नों की श्रेणियों को 4 भागों में बांटा गया है: बहुचयनात्मक, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक। बच्चों, चारों ही श्रेणियां एग्जाम के बिहाफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आप लोगों को किसी भी श्रेणी को कमतर नहीं आंकना है, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके मार्क्स के स्कोर को बढ़ाता है। इसलिए ध्यान से हर एक प्रश्न को सोल्व करना है, सोच समझ कर करना है और ध्यान से पढ़कर भी करना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और बढ़ते हैं हमारी प्रश्नों की श्रृंखला में। पहला जो प्रकार है बहुचयनात्मक प्रश्न। इनमें से बहुत सारे विकल्प दिए हैं, उनमें से हम लोगों को एक विकल्प को चयन करना है इन चारों विकल्पों में से। प्रश्न है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की व्याख्या सर्वप्रथम किस विचारक ने की? ऑप्शन है संत ऑगस्टाइन, अरस्तु, प्लेटो, एक्विनास। आंसर है प्लेटो, यानी हमारा आंसर स करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। वितरणात्मक न्याय की अवधारणा के प्रतिपादक हैं प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, जॉन रॉल्स। इनका इसमें से आंसर है ब, यानी अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। यह कथन किस विचारक का है? संत ऑगस्टाइन, कौटिल्य, अरस्तु और एक्विनास। आंसर है संत ऑगस्टाइन, यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति इनमें से कौन सा विचारक मानता है? बृहस्पति, मनु एम कौटिल्य, प्लेटो और आचार्य नरेंद्र देव। देखो, न्याय की निष्पक्षता की बात मनु एम कौटिल्य ने की है। हम लोगों ने भारतीय अवधारणा पढ़ी थी, उस समय पढ़ा था, तो हम लोग इसका आंसर करेंगे मनु एम कौटिल्य, यानी आंसर ब। अगला प्रश्न है, कानून के उल्लंघन पर दिया जाने वाला दंड न्याय के किस रूप को परिलक्षित करता है? नैतिक न्याय को, राजनीतिक न्याय को, आर्थिक न्याय को या कानूनी न्याय को? आंसर होगा कानूनी न्याय, यानी द। अब ये तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न थे। इसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिपब्लिक निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? अरस्तु, प्लेटो, संत ऑगस्टाइन, हॉब्स। आंसर है प्लेटो, यानी बी करेक्ट है हमारा। प्लेटो ने मानवीय आत्मा में विद्यमान तत्वों में किसे शामिल नहीं किया है? किसे शामिल नहीं किया है? बहुत बार बच्चे किया है या नहीं किया है इस बात में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। अब ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तृष्णा, शौर्य, सत्य और बुद्धि। तो हमारा आंसर होगा सत्य को शामिल नहीं किया गया है, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि को शामिल किया है, यानी हमारा आंसर होगा स। अगला प्रश्न है, न्याय मानवीय संबंधों का नियमन करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स या J.S. मिल, यानी बी। अरस्तु कहता है कि मानवीय संबंधों का नियमन ही न्याय है। अगला प्रश्न है, ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत किस विचारक ने से संबंधित है या किस विचारक ने दिया है? अरस्तु ने, कार्ल मार्क्स ने, डेविड ह्यूम ने या सेंट ऑगस्टाइन ने? तो आंसर है सेंट ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य की परिकल्पना की है। हम लोगों ने पढ़ा भी है, तो फट से हम इस आंसर को करेंगे द, हमारा करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है? यानी अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात किसने की थी? थॉमस एक्विनास, हॉब्स, जे.एस. मील और जेरेमी बेंथम। यस, जेरेमी बेंथम, यानी आंसर होगा हमारा द। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड ह्यूम, जॉन रॉल्स, अरस्तु, कार्ल मार्क्स। यस, जॉन रॉल्स, यानी आंसर होगा बी। अज्ञानता के पर्दे सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? किसने दिया है ये सिद्धांत? जॉन रॉल्स ने, कौटिल्य ने, जेरेमी बेंथम ने या कांट ने? यस, जॉन रॉल्स ने दिया है, तो हमारा आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? मनु ने लिखा है, कौटिल्य ने लिखा है, शुक्र ने लिखा है या बृहस्पति ने लिखा है? तो ये लिखा है कौटिल्य ने, यानी आंसर होगा ब। सत्य, करुणा, उदारता, अहिंसा आदि गुण किस प्रकार के न्याय से संबंधित है? यानी ये न्याय का कौन से रूप की बात करते हैं? कानूनी न्याय में, राजनीतिक न्याय में, नैतिक न्याय में या सामाजिक न्याय में? यह है नैतिक न्याय के अंतर्गत शामिल होते हैं, यानी नैतिक अवधारणा की बात ये करते हैं। अगला प्रश्न है, जिस प्रणाली में संपूर्ण वितरण के मानदंड पूर्व निर्धारित कर लिए जाते हैं, यानी पहले से ही निर्धारित कर लिए जाते हैं, वह कौन सी प्रणाली होती है? शुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली। तो प्रतिस्पर्धा जहाँ होती है वहाँ तो पहले से मानदंड निर्धारित होते ही नहीं है। शुद्ध सत्तावादी प्रणाली, यानी जहाँ पर शासन की शक्तियों का एक स्थान पर केंद्रीकरण होता है या सत्ता को प्रमुखता दी जाती है, वह सत्तावादी प्रणाली। काल्पनिक साम्यवादी समाज या लोकतंत्रात्मक प्रणाली, तो हमारा आंसर होगा शुद्ध सत्तावादी प्रणाली। हम लोगों ने लेसन पढ़ते समय इसकी चर्चा की थी, यानी हमारा आंसर होगा बी। अब प्रश्नों की इसी श्रृंखला में हम लोग आप पहुंचे हैं अति लघुतात्मक प्रश्नों के ऊपर, यानी इनके आंसर हमें एक या दो पंक्तियों के अंतर्गत देने हैं। ये दो तरह से पूछ लिए जाते हैं। कई बार यह क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ लिया जाता है या 1+1, यानी दो बातें पूछी जाती है तो 1+1 यानी 2 नंबर का, और एक ही बात पूछी जाती है तब यह है 1 नंबर का। तो थोड़े से आंसर में हम 1 या 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, और इनकी संख्या भी 8 से 10 के बीच के अंतर्गत होती है। तो इस प्रकार से हमारे बहुत सारे मार्क्स गेन करने में, प्राप्त करने में ये प्रश्न मदद करते हैं। न्याय के भारतीय प्रतिपादक कौन है? तो हम लोग आंसर देंगे कि न्याय के भारतीय प्रतिपादक हैं मनु, कौटिल्य, शुक्र, बृहस्पति, भारद्वाज, विदुर और सोमदेव न्याय के भारतीय अवधारणा के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है, प्लेटो ने अपने किस ग्रंथ में न्याय संबंधी विचारों का उल्लेख किया है? तो हमारा आंसर होगा प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में न्याय संबंधी विचारों का उल्लेख किया है। और यही प्रश्न यदि बड़े रूप में पूछा जाता है तब हम इसके अंतर्गत इसके साथ में रिपब्लिक के भाग भी लिख देंगे कि भाग 2, 3 और 4 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में समाज की कितनी श्रेणियां बताई है? तो प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में समाज की 3 श्रेणियां बताई है। पहला शासक वर्ग, यानी जिसे वह अभिभावक वर्ग भी कहता है। दूसरा सैनिक वर्ग, यानी जिसे वह रक्षक वर्ग भी कहता है। और तीसरा है उत्पादक वर्ग, जिसे वह सहायक वर्ग भी कहता है। तीसरा है, रिपब्लिक पुस्तक के रचयिता कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के रचयिता प्लेटो हैं। इससे मिलता जुलता प्रश्न हम लोगों ने अभी किया था कि प्लेटो ने किस ग्रंथ के अंतर्गत अपने न्याय सिद्धांत की उल्लेख किया है? तो वह रिपब्लिक में। तो प्रश्न को हमें दोनों तरह से, यदि प्रश्न बनता है तो दोनों तरह से सॉल्व करना आना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, अरस्तु ने न्याय के कितने प्रकार बताए हैं? तो हम आंसर देंगे कि अरस्तु ने न्याय के 2 प्रकार बताए हैं। पहला वितरणात्मक या राजनीतिक न्याय, और दूसरा सुधारात्मक या परिशोधनात्मक न्याय। अरस्तु का वितरणात्मक न्याय सिद्धांत किस बात पर बल देता है? तो अरस्तु का वितरणात्मक जो न्याय सिद्धांत है वह शक्ति और संरक्षण का वितरण व्यक्ति की योग्यता और योगदान पर बल देता है। और योग्यता का आधार अरस्तु ने क्या रखा है? सद्गुण को योग्यता का आधार रखा है। अगला प्रश्न है, अरस्तु का सुधारात्मक न्याय का क्या उद्देश्य है? अरस्तु के सुधारात्मक न्याय का उद्देश्य है अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेप से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, और यदि अधिकारों की कहीं क्षति हो गई है तो उस क्षति की पूर्ति करवाना। नेक्स्ट है बच्चों, मध्यकाल में न्याय सिद्धांत के प्रतिपादक
बताइए, या 2 प्रतिपादक बताइए या 1 प्रतिपादक बताइए। हम लोगों ने यहाँ 2 पूछे हैं, तो वो आंसर देंगे सेंट ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास। नेक्स्ट है, आर्थिक विषमता की बात किस विचारक ने कही है? आर्थिक विषमता की बात समाजवादी विचारकों में कार्ल मार्क्स ने कही है। वैसे आर्थिक विषमता की बात समाजवादी विचारक आर्थिक विषमता की बात ही करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर आंसर कार्ल मार्क्स ही देखें, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार ये दिया हुआ है। अज्ञानता का पर्दा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अज्ञानता के पर्दा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जॉन रॉल्स। ये हम लोगों ने एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस में भी किया है। नेक्स्ट है, जॉन रॉल्स ने सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किस सिद्धांत की स्थापना की है? तो हम लोग आंसर देंगे, जॉन रॉल्स ने सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए 2 मौलिक नैतिक सिद्धांतों की स्थापना की है, जिसमें से पहला है अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, यानी व्यक्तियों को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान की जाए। और दूसरा, व्यक्ति व राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थितियां स्थापित की जाए जो सबके लिए कल्याणकारी हो और जिनके द्वारा सबकी प्रगति हो, और इसको स्थापित करने के लिए उसने अज्ञानता के पर्दा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है, लघुतरात्मक प्रश्नों की श्रृंखला। इसमें बच्चों आप लोगों को कम से कम 10 या 12 पंक्तियों के अंतर्गत प्रश्न का उत्तर देना होगा, और ये जो प्रश्न है उनके अंकों का जो निर्धारण होता है वह 4 अंक के आधार पर किया जाता है। तो 4 अंक प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देकर कोई ज़्यादा मशक्क़त आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी, और ऐसे प्रश्न भी 8 से 10 की संख्या के अंतर्गत आपके प्रश्न पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप लोग मार्क्स गेन कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो इन सरल सवालों के जवाब देकर। हम लोगों ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की चर्चा एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस में की थी, यानी बहुचयनात्मक प्रश्नों के अंतर्गत की थी, फिर अति लघुतरात्मक प्रश्नों में की थी। थोड़ी धारणा हम लोगों के दिमाग में बैठी, फिर हम लोगों ने कंटेंट पढ़ा, वीडियोस देखे तो उससे भी बैठी। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल करने में बहुत ही आसानी होगी। प्लेटो का न्याय सिद्धांत बताने से पहले थोड़ा प्लेटो का परिचय देंगे। प्राचीन यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो का चिंतन का मुख्य आधार की संकल्पना न्याय है, और उन्होंने न्याय सिद्धांत का निरूपण किया है, और न्याय सिद्धांत का जो निरूपण किया है वह परंपरागत आधार पर किया है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के भाग 2, 3 और 4 के अंतर्गत न्याय सिद्धांत का उल्लेख किया है। प्लेटो के अनुसार न्याय का आशय है प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना और निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना। प्लेटो ने न्याय को 2 रूपों में बताया है, पहला है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय के अंतर्गत आत्मा के गुणों के रूप में और सामाजिक न्याय के अंतर्गत समाज के वर्गों के रूप में। आत्मा के वर्ग बुद्धि, साहस और संयम, और समाज के वर्ग हैं शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग के रूप में। प्लेटो ने न्याय को आत्मा का गुण माना है, और प्लेटो के अनुसार व्यक्ति की आत्मा में निहित न्याय राज्य में निहित न्याय के समान ही है। आत्मा का न्याय व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में संतुलन स्थापित करता है, उसी प्रकार राज्य का जो न्याय है, यानी राज्य के जो समाज के जो वर्ग हैं वे समाज में न्याय की स्थापना करते हैं, यानी समाज में संतुलन स्थापित करने का कार्य करते हैं। प्लेटो के न्याय को नैतिक सिद्धांत भी कहा जा सकता है, और प्लेटो अहस्तक्षेप को और विशेषीकरण को न्याय का प्रमुख आधार मानता है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों पर टिप्पणी कीजिए। अभी हम लोगों ने अरस्तु के सुधारात्मक और वितरणात्मक न्याय को अलग अलग रूपों में पढ़ा है, उसे ही यहाँ मिलाकर और अरस्तु का परिचय देते हुए थोड़ा सा लिखना है। अरस्तु की मान्यता है कि न्याय का संबंध मानवीय संबंधों के नियमन से है, और उनके अनुसार वे सब शामिल हैं जो उचित और विधिक है, समान एवं औचित्यपूर्ण वितरण में आस्था रखता है, और इस पर बल देता है कि जो कुछ अन्यायपूर्ण है उस पर वांछित सुधार की संभावना है। इसी के आधार पर सुधारात्मक न्याय की बात करता है। अरस्तु ने प्रयोग क्षेत्र के आधार पर न्याय को 2 रूपों में बांटा है, पहला है वितरणात्मक या राजनीतिक न्याय, दूसरा है सुधारात्मक या परिशोधनात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन और संपत्ति आदि का वितरण योग्यता के आधार पर होता है, यानी लाभ और उत्तरदायित्व व्यक्ति की क्षमता और सामर्थ्य के अनुपात में वितरित होना चाहिए, और योग्यता का आधार व्यक्ति का सद्गुण है, और राज्य के द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।
और यदि व्यक्ति के अधिकारों की क्षति हुई है तो उस क्षति की पूर्ति सुधारात्मक न्याय के माध्यम से की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, न्याय के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण की तुलना कीजिए। तो जब भी कोई तुलनात्मक प्रश्न आता है तो हमें सबसे पहले यह प्रयास करना चाहिए कि उसे हम एक टेबल में सेट कर सकें, और यदि नहीं कर पाते हैं तो पॉइंट्स में बताना चाहिए, और एक टेबल में सेट कर सकते हैं और उसके कुछ बेसिस होते हैं तो हम लोगों को उसको टेबल में सेट करके फिर प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि हमारा आंसर बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही क्लीन दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है, और यह हमारे आंसर को बहुत सटीक भी करता है। न्याय के परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोणों की तुलना निम्न आधारों पर की जा सकती है। अब ये आधार हम लोगों ने डिसाइड कर लिए हैं। पहला आधार है क्षेत्र के आधार पर। न्याय का जो परंपरागत रूप है वह नैतिकता को आधार मानता है, जबकि आधुनिक है वह कानून को आधार मानता है। परंपरागत न्याय के प्रमुख विचारक हैं वह है प्लेटो, अरस्तु, सेंट ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास, मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि। और आधुनिक के हैं डेविड ह्यूम, कार्ल मार्क्स, बेंथम, जे.एस. मिल आदि। प्रकृति या स्वरूप के आधार पर अंतर। अब न्याय का जो परंपरागत रूप है उसकी प्रकृति है वह आत्मा के गुण के रूप में न्याय को मानता है। न्याय में वह सब शामिल है जो उचित है और जो विधिक है। और आधुनिक रूप कहता है कि न्याय का आशय है नियमों का पालन करना, क्योंकि नियमों का पालन करने से ही सबका हित है, यानी सार्वजनिक हित होता है, सर्वहित होता है। अब उपयोगिता के आधार पर अंतर करते हैं। परंपरागत रूप कहता है कि न्याय एक नैतिक सिद्धांत है जो व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित और संतुलित करता है, और वस्तुओं का वितरण व्यक्तियों की योग्यता के आधार पर होता है। जबकि आधुनिक न्याय कहता है कि न्याय एक विधिक है जो उपयोगिता का मूल मंत्र है, और वस्तुओं और सेवाओं का वितरण उपयोगिता के आधार पर ही होना चाहिए। नेक्स्ट अंतर है लक्ष्य का अंतर। परंपरावादी न्याय संबंधी विचारक हैं, उनकी विचारधारा से ये परिलक्षित होता है कि वे यथास्थिति को और तात्कालीन समाज की स्थिति को उसी रूप में बनाए रखना चाहते हैं, जबकि जो आधुनिक न्याय के विचारक हैं उनका मानना है कि समाज में व्यक्ति की आवश्यकता को महत्व देकर परिवर्तनशील न्याय की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, यानी उनका ये लक्ष्य है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इस प्रश्न का उत्तर बहुत सटीक रूप से सॉल्व कर पाए। आगे बढ़ते हैं। न्याय के सार्वभौमिक मूल्यों की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है। सार्वभौमिक मूल्य ऐसे मूल्य जिन्हें प्रत्येक भूमि पर, यानी हर जगह विश्व में चाहे कोई भी जगह हो, प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक स्थान पर उनको स्वीकार किया जाता है। उनकी प्रासंगिकता बताइए कि वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है उनकी। बहुत अच्छा प्रश्न है, और हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, इसलिए जब भी हम कोई मैटर पढ़ते हैं तो उसे प्रासंगिक स्तर पर ही पढ़ना चाहिए। वर्तमान समय में उसकी क्या प्रासंगिकता है, ऐसा आंकलन करते हुए पढ़ेंगे तो हमारी सोच वैज्ञानिक होगी, हमारी सोच प्रासंगिक होगी, और जब भी एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो उन्हें हम बेहद सरलता के साथ हल कर पाएंगे। तो प्रासंगिकता पूछा है सार्वभौमिक मूल्यों की वर्तमान समय में, हम लोग आंसर देंगे परंपरागत एवं पाश्चात्य भारतीय विचारधारा के अंतर्गत नैतिकता न्याय का आधार माना गया है, और सच्चरित्र व्यक्ति के आचरण को न्याय की कसौटी के रूप में माना गया है। भारतीय दर्शन में धर्म को न्याय का आधार माना है। धर्म अर्थात व्यक्ति का धर्म के अनुसार आचरण करना, धर्मानुकूल आचरण करना, वही न्यायपरक होता है। इसलिए प्लेटो ने न्याय को आत्मा के गुण के रूप में माना। प्लेटो की मान्यता थी कि व्यक्ति का निजी चारित्रिक सद्गुण राजनीतिक समाज का वांछनीय गुण है। न्याय नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है, और वर्तमान समय में उपयुक्त विचारों की प्रासंगिकता यह है कि मानव एक विवेकशील सामाजिक प्राणी है और वह कानूनों और नियमों से बंधा हुआ है। अतएव कानूनी न्याय के अधीन, किंतु आध्यात्मिकता, सच्चरित्रता, आत्मचिंतन आदि ऐसी चीज़ें हैं जो सार्वभौमिक है। वो किसी भी स्थान पर चले जाएं, उन्हें उसी प्रकार से समान रूप से मान्यता प्राप्त है। तो इनका पालन करने वाला व्यक्ति निश्चित ही न्याय का अनुसरण करेगा, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण संभव हो पाएगा। नेक्स्ट है
उपयोगितावादियों द्वारा दी गई न्याय की अवधारणा परंपरागत दृष्टिकोण से किस प्रकार से भिन्न है? अब हमें उपयोगितावाद की और परंपरावादी विचारधारा इन दोनों में अंतर करना है। तो हम लोगों ने वापस उसी प्रकार से टेबल बनाई है और टेबल बनाकर इसे कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी तुलना कर रहे हैं। उपयोगितावादी द्वारा दी गई न्याय की अवधारणा परंपरागत दृष्टिकोण से निम्न प्रकार से भिन्न है। पहले हम लोगों ने हेडिंग डाली, अब अंतर करते हैं। पहले देखते हैं परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण है वह न्याय का नैतिक और विधिक रूप है, जबकि उपयोगितावादी कहते हैं कि नियमों का पालन करना ही क्या है? न्याय है, क्योंकि उनसे क्या है? सर्वहित या सर्व कल्याण है। दूसरा है सच्चरित्रता, सद्गुण, औचित्यपूर्णता आदि को परंपरावादी न्याय मानते हैं और उपयोगितावादी कहते हैं कि सार्वजनिक उपयोगिता ही न्याय का एकमात्र क्या है? स्रोत है। सार्वजनिक वस्तुओं व सेवाओं का वितरण योग्यता के आधार पर आनुपातिक रूप से होना चाहिए, ऐसा परंपरावादियों का मानना है, जबकि उपयोगितावादी कहते हैं कि सार्वजनिक वस्तुओं व सेवाओं का वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। अधिकतम लोगों में अधिकतम सुख ही वास्तव में न्याय का क्या है? मूल मंत्र है। नेक्स्ट अंतर है परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक प्लेटो, अरस्तु, मनु और कौटिल्य हैं, जबकि उपयोगितावादी दृष्टिकोण के समर्थक डेविड ह्यूम, बेंथम और जे.एस. मिल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार संक्षेप में लिखिए। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही आसान इसका आंसर है। जॉन रॉल्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में अपने न्याय संबंधी विचारों का उल्लेख किया है, और जो उल्लेख किया है वह सामाजिक न्याय का उल्लेख किया है। इन्होंने न्याय संबंधी जितने परंपरागत आधार थे, उपयोगितावादी विचारक थे, उन सब के विचारों का खंडन करके अपने न्याय सिद्धांत का प्रारूपण किया, निरूपण किया। रॉल्स ने न्याय संबंधी विचारों में मान्यताओं पर आधारित है। वह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान मूलभूत स्वतंत्रता की व्यवस्था की प्राप्ति, समान अधिकार प्राप्त हो जो सभी को समान रूप से मिले। तात्पर्य हुआ सभी लोगों को अधिकतम स्वतंत्रता समानता के साथ मिलनी चाहिए, यानी समान स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक विषमताओं को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए जिससे कल्याणकारी स्थितियां स्थापित की जा सके, यानी सामाजिक आर्थिक जितनी विषमताएं हैं उन्हें समाप्त करने के लिए क्या करने चाहिए? कल्याणकारी कदम उठाने चाहिए। इसके लिए दो स्थितियां बताता है। न्यूनतम लाभान्वित व्यक्तियों अर्थात सबसे अधिक पिछड़े वर्गों को, हीनतम को अधिकतम लाभ की बात पढ़ी थी हमने, यस, पिछड़ों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो और प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता प्राप्त हो जिससे वह पद और प्रतिष्ठा की सुलभ हो सके, यानी उसकी सुलभता उसको हो सके, प्राप्ति उसको हो सके। रोल्स ने न्याय सिद्धांत को प्राथमिकता के आधार पर स्पष्ट किया है, इसीलिए रोल्स के न्याय सिद्धांत को प्राथमिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है, और प्रयास किया है कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबंध लगाना चाहिए, इसीलिए वह कहता है अधिकतम स्वतंत्रता। रोल्स समाज के लिए सबसे औचित्यपूर्ण न्याय उस सिद्धांत को मानता है जिसमें लोग स्वतः ही अज्ञानता के पर्दे को स्वीकार कर लेते हैं और ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति मूलभूत नैतिक शक्तियों से संपन्न नैतिक व्यक्ति होते हैं, चारित्रिक दृष्टि से उच्च होते हैं और योग्यता और क्षमताओं में भी वे समान होते हैं, और अधिकतम स्वतंत्रता व उचित समानता की प्राप्ति को हीनतम को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए समाज के संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करते हैं। ये जॉन रॉल्स अपना न्याय सिद्धांत इस रूप में स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय के सार्वलौकिक स्थिर तत्वों पर टिप्पणी कीजिए। लिखिए, पाश्चात्य एवं भारतीय दोनों विचारधाराओं में न्याय के सार्वलौकिक एवं स्थिर तत्वों के रूप में सच्चरित्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, यानी उच्च चरित्र, अच्छा चरित्र। देखो, सार्वलौकिक तत्वों से तात्पर्य यह होता है कि ऐसे तत्व जो सभी लोगों में, सभी जगह में समान रूप से स्वीकार किए जाते हैं। सार्वलौकिक एवं स्थिर तत्व है सच्चरित्रता, और सच्चरित्र व्यक्ति के आचरण, उसकी दैनिक क्रिया, उसके आदर्श सदैव समाज के लिए अनुकरणीय रहेगा। भारतीय परंपरा में धर्म को आदर्श माना गया है और धर्म से तात्पर्य धारण करना यानी शुद्ध आचरण अपनाने से लिया गया है।
धर्म का अभिप्राय कर्तव्य से है। जो व्यक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य करता है और दूसरों के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करता है, वास्तव में वह न्यायपरक व्यक्ति होता है। अरस्तु की धारणा थी कि जो व्यक्ति उचित विधिक है, जो समान एवं औचित्यपूर्ण वितरण का पक्ष लेता है, वह न्याय संगत है। और यह धारणा भी कैसी है? सार्वलौकिक धारणा है। डेविड ह्यूम की मान्यता है कि सार्वजनिक उपयोगिता यानी सर्वहित की अनुपालना करना सर्वहित नियमों का अनुपालन करने में ही है। यानी नियमों का पालन करने से ही सर्वहित की अनुपालना हो जाती है। उनके अनुसार न्यायपरक है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हित हो, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की बात करते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सामाजिक उपयोगिता को ही न्याय का आधार माना है, यानी मूल मंत्र माना है। और ये धारणाएं सार्वलौकिक एवं स्थिर हैं, जिनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, चाहे वह कोई भी देश हो, चाहे वह कोई भी काल हो। इसीलिए इन्हें सार्वलौकिक कहा गया है। आर्थिक न्याय के अभाव में सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय अर्थहीन हो जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसे अनेक तरह से पूछा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक न्याय समाज में ऐसी व्यवस्था करने पर बल देता है जिसमें सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव न हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान एवं पूर्ण अवसर प्राप्त हो। राजनीतिक न्याय समानता पर आधारित है और राज्य व्यवस्था में सभी नागरिकों को समान अधिकार और विकास के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। राजनीतिक न्याय भेदभाव असमानता को समाप्त करके सबके कल्याण की भावना पर आधारित है। और आर्थिक न्याय का उद्देश्य है समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना। यानी आर्थिक न्याय से तात्पर्य धन संपत्ति के आधार पर व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली असमानता को समाप्त करना। वास्तविकता यह है कि यदि व्यक्ति को प्राप्त हुए राजनीतिक अधिकार, व्यक्ति को प्राप्त हुए सामाजिक समानता सब बेकार है यदि उसके साथ में हम लोग आर्थिक आधार पर असमानता बरतते हैं। आर्थिक विषमता की खाई को व्यक्ति कभी नहीं पाट पाता है और इस खाई को उस साइड जाने के लिए, खाई को पार करने के लिए उसे प्राप्त हुए राजनीतिक अधिकार या सामाजिक समानता किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं करते हैं, किसी प्रकार का योगदान नहीं करते हैं। तो पहले आवश्यकता है उस खाई को पाट कर व्यक्ति को इस सिरे पर लाएं और फिर उसे राजनीतिक सामाजिक अधिकार प्रदान किए जाए। तो इसीलिए कहा गया है कि आर्थिक न्याय के अभाव में सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय अर्थहीन है। बच्चों, अगला प्रश्न है, न्याय मूल रूप से एक नैतिक सिद्धांत है जिसकी अलग अलग विचारकों ने अलग अलग ढंग से व्याख्या की है और आप इसे स्पष्ट कीजिए। तो सभी विचारकों के विचार जानेंगे और बहुत शॉर्ट में हम लोग यहाँ इसको बताएंगे। न्याय का सीधा संबंध नैतिकता से है। जिस व्यक्ति का विचार, रहन सहन, कार्य नैतिक नियमों के अनुकूल है, ऐसा मानेंगे कि वह व्यक्ति न्यायपरक है या न्यायपूर्ण है। इसलिए प्रारंभ से न्यायपरायण व्यक्ति अर्थात सच्चरित्र मनुष्य के गुणों पर विचार किया जाता है। और भारतीय परंपरा में ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति धर्मपरायण है तो वह कभी अनैतिक नहीं हो सकता। इसलिए राजनीतिक विचारकों ने न्याय के सिद्धांत में नैतिकता के पक्षों का समावेश करते हुए अपने अपने ढंग से विचार प्रस्तुत किए हैं। प्लेटो ने न्याय को मनुष्य का आत्मीय गुण माना है। इन्होंने न्याय व्यक्ति का एक निजी चारित्रिक सद्गुण कहकर समाज का वांछनीय गुण भी स्वीकार किया है। यानी अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना, यह न्याय का एक नैतिक सिद्धांत है जिसे प्लेटो ने न्याय के रूप में स्वीकार किया है। अब आते हैं अरस्तु के विचारों पर। अरस्तु कहता है कि संसाधनों के समान एवं औचित्यपूर्ण वितरण की बात यदि कहीं होती है तो वास्तव में वह न्याय का नैतिक सिद्धांत है। प्रकृति ने सबको समान रूप से पैदा किया है, अतएव राज्य के संसाधनों का वितरण भी कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। सेंट ऑगस्टाइन कहते हैं कि न्याय को ईश्वरीय राज्य से संबद्ध करते हुए कहते हैं कि न्याय ईश्वरीय राज्य की प्रमुख अवधारणा है और बिना न्याय के राज्य कैसा होगा? चोर उच्चकों का
खरीद फरोख्त होगा। एक्विनास ने कहा है कि व्यवस्थित अनुशासित जीवन जीना और कर्तव्य पालन करना ही न्याय है। डेविड ह्यूम, जॉन स्टुअर्ट मिल आदि ने माना है कि जन सामान्य में अधिकतम सुख को ध्यान में रखकर यदि व्यक्तियों को सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का वितरण भी व्यवस्था की जाए तो वास्तव में वह न्याय है। ये सभी न्याय संबंधी विचार इस बात की ओर संकेत करते हैं कि न्याय मूलतः एक नैतिक सिद्धांत है और जिसके अंतर्गत जन कल्याण यानी जनता का कल्याण सर्वोपरि स्थान रखता है। भारतीय राजनीतिक चिंतकों में भी मनु, कौटिल्य, शुक्र ने अर्थात धर्म के अनुसार आचरण करने और कर्तव्य के पालन करने को ही न्याय स्वीकार किया है। अब बच्चों निबंधात्मक प्रश्नों के ऊपर आते हैं हम लोग। निबंधात्मक प्रश्नों में आप लोगों के मुख्यतः 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनका अंक निर्धारण 6 अंकों के आधार पर किया जाता है। तो 6 नंबर गेन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और न केवल 6 नंबर, ऐसे प्रश्न आप लोगों से 3 या 4 पूछे जाते हैं तो आप लोगों के मार्क्स स्कोर को बढ़ाने में बहुत ही मदद करने वाले प्रश्न हैं। निबंधात्मक प्रश्नों की चर्चा हम लोग बुलेट पॉइंट से करेंगे बच्चों। इसके अंतर्गत क्योंकि हम लोगों ने मैटर आप लोगों को दिया है, हमारे वीडियोस के अंदर आप वीडियोस देखें और उनमें से मैटर तैयार करें और इन प्रश्नों को अपने स्तर पर तैयार करने की कोशिश करें, जिससे आप लोगों की निबंधात्मक शैली की लेखन शैली का विकास भी होगा, सोचने, विचार करने और तर्क बुद्धि का भी विकास होगा। इसलिए हम लोगों ने आपको यहाँ पर हिंट्स पॉइंट्स दिए हैं, उसके आधार पर आप लोग अपना एक सटीक सा उत्तर तैयार करें। प्रश्न है, न्याय से आप क्या समझते हैं? न्याय के परंपरागत सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग न्याय के संबंध में बहुत बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं अभी बहुत सारे प्रश्नों के अंतर्गत। तो हम लोगों को इम्पोर्टेंट मैटर वहाँ से उठाना है और यहाँ ऐड करना है। सबसे पहले न्याय का शाब्दिक अर्थ बताना है, न्याय की परिभाषाएं बतानी है। और ये प्रश्न पूछ रहा है कि परंपरागत सिद्धांत, तो न्याय के परंपरागत सिद्धांत के विचारक हैं जैसे प्लेटो और अरस्तु है, ऑगस्टाइन है, एक्विनास है और भारतीय विचारों में मनु, कौटिल्य आदि हैं। तो इनके विचारों का उल्लेख करेंगे जो हम लोगों ने पहले अभी कराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो व अरस्तु के न्याय पर विचारों की समीक्षा कीजिए। यानी प्लेटो और अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों का यहाँ पर उल्लेख करना है। हम लोगों ने लघुत्रात्मक प्रश्नों में प्लेटो का अलग से और अरस्तु का अलग से न्याय विचारों की वर्णन किया है, तो आप लोगों को वहाँ इसे यहाँ पर लिखना है। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार, सबसे पहले उसका अर्थ लिखना है, न्याय के रूप और उद्देश्य। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का उल्लेख कहाँ पर किया है, किस पुस्तक के किस भाग के अंतर्गत किया है, किस रूप में किया है। उसके बाद अरस्तु के इसी प्रकार से अरस्तु ने न्याय संबंधी अपने विचारों का उल्लेख कहाँ किया है, किस रूप में किया है, क्या प्रकार है। यानी अर्थ, न्याय के रूप और उनके उद्देश्य बताना है। तो दोनों का तुलनात्मक रूप से इस प्रकार से आप लोगों को वर्णन करना है। आपकी राय में न्याय की भारतीय व पाश्चात्य अवधारणा में क्या भिन्नता, साम्यता है, विवेचन कीजिए। इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम लोगों को न्याय की भारतीय अवधारणा के प्रमुख प्रतिपादकों का नाम उल्लेख करना है। तत्पश्चात पाश्चात्य अवधारणा के प्रतिपादकों का नाम उल्लेख करना है। फिर दोनों अवधारणाओं में अंतर करने के लिए सबसे पहले इनकी समानता और फिर असमानता का उल्लेख करना है। अगला प्रश्न है, न्याय के विविध रूपों को स्पष्ट कीजिए। यानी न्याय के विविध रूप इसके अंतर्गत बताने हैं। तो 1 या 2 लाइन के अंतर्गत हम लोगों को न्याय का अर्थ और न्याय की आवश्यकता को स्पष्ट कर देना है। तत्पश्चात न्याय के रूपों का वर्णन करेंगे। तो हमें नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय का उल्लेख करेंगे। आशा और पूरी उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी होगा। अगले वीडियो में हम लोग शक्ति, सत्ता और वैधता के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।